हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर है हमारा, और हिस्ट्री जो पढ़ेंगे हम 300 से लेकर 1200 तक, इसका 5वां यूनिट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट है हमारी 5th। इसमें हम राजपूत जो थे उनका उदय और उनके जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। सिलेबस देख लीजिए आप, यूनिट 5th में आ चुके हैं हम, और इसके बाद बस आपका एक चैप्टर बचेगा, वो करा दिया जाएगा तो आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ के जो भी लेक्चर होते हैं उसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्योंकि ये जो काल था राजपूत काल कहा जाता है, इसको हिंदू काल के रूप से जानते हैं। तो इसको पहले इंट्रोडक्शन समझो, फिर आगे डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक तो हमारा प्राचीन इतिहास है, उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास है, और उसके बाद हमारा मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास है। तो जो मध्यकालीन इतिहास था उसका जो प्रारंभिक समय था, यानी कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की अगर हम बात करें तो उस समय में कई क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। क्या परिवर्तन थे? इस समय में राजपूतों का उदय हुआ था। ठीक है, एक कबीले के रूप में, या फिर आप इसको एक जाति के रूप में देख सकते हैं। और जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि ये जो अवधि थी, ये जो समय था, ये मध्यकालीन हिंदू भारत इसको कह सकते हैं, यानी मध्यकालीन हिंदू भारत, क्योंकि शासक जो थे वो सारे हिंदू थे। तो इसे हिंदू काल के रूप में या फिर राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राजपूतों ने भारतीय इतिहास में पश्चिमी और मध्य भारत को आकार देने में भूमिका निभाई। अगर आप कभी मैप को ध्यान से देखोगे तो उसमें जो पश्चिम का हिस्सा है, ठीक है, और जो मध्य भारत का हिस्सा है, इधर के हिस्से में आपको राजपूत दिखाई देंगे। वे इन्हें प्रारंभिक और उत्तर मध्यकालीन भारतीय राजनीति के और सांस्कृतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। राजपूत जो शब्द है, ये जो वर्ड है, वो किसी एक परिवार या किसी एक कबीले से नहीं बल्कि एक नए योद्धा वर्ग के समूह से है। अब देखिए, ये जो राजपूत होते थे इसको नए योद्धा वर्ग में शामिल किया गया था, क्योंकि माना जाता था ये योद्धा है। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको लेकर ना अलग अलग विचार है। अगर आप पश्चिमी विचार देखोगे वो अलग है, भारतीय विचार देखोगे वो अलग है। तो बहुत अलग अलग विचार है जो कि आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आपने क्या समझा कि जो ये राजपूत थे ये एक योद्धा वर्ग के रूप में उभर के आए, और पश्चिमी भारत और मध्य भारत में इनका मेनली शासन था, और इनके शासनकाल को हिंदू भारत शासनकाल या राजपूत शासनकाल कहते हैं। इनको कबीले के रूप में भी कई जगह पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे सबूत कि क्या साक्ष्य मिले हैं। तो राजपूतों की वंशावली और इनका जो काल क्रम के अनुसार जो विवरण है वो इतिहासकारों को अभिलेखीय साक्ष्यों से मिला है, यानी जो अभिलेख मिले हैं उस समय में, अभिलेख के जो सबूत हैं उसमें से उनको राजपूत की वंशावली के बारे में पता लग जाता है कि कौन सा शासक पहले था, फिर कौन सा शासक आया, फिर कौन सा, इस तरीके से पूरा। राजा भोज के ग्वालियर शिलालेख में कन्नौज के जो प्रतिहार थे इनका उल्लेख रामायण के लक्ष्मण के वंशज के रूप में बताया गया। मैंने, अगर आपको लास्ट आपने यूनिट वीडियो देखी होगी तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि कई जगह पे इनको लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। ठीक है, हर्ष का शिलालेख जो है उसमें चाहमानों, जो चाहमान थे, जो चौहान इस तरीके से कहे जाते थे, इनके साथ इनको जोड़ता है और ये दर्शाता है कि ये सूर्यवंश से संबंधित है। ठीक है, तो कोई शिलालेख इनको अलग तरीके से दिखाएगा, कोई शिलालेख इनको अलग तरीके से दिखाएगा, तो आपको हर जगह ना थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिजोलिया शिलालेख जो है उसमें चाहमान की वंशावली का पता देता है, और वह सामंत थे, बाद में राजा बन गए। यानी ये कहता है कि पहले सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में जाके ये क्या हो गए थे, राजा बन गए थे। विभिन्न रूपों में साहित्यिक साक्ष्य राजपूतों के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत मदद करते हैं। जितने भी साक्ष्य मिले, जितने भी अभिलेख मिले, उन सभी अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद राजपूतों का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, इनके इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। ख्यात, एक शब्द है ख्यात, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अतीत का लेखन। तो जैसे कई सारी रचनाएं, जैसे कि नैन्सीरी ख्यात, ये भी अतीत के बारे में है। बंकीदा खशियात, ये भी है। फिर क्या है, श्याम लदा सरी ख्यात, ये भी क्या है, इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं कुछ लिखित में भी मिला है जिससे कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं। इसके बाद है चारण परंपरा। अब देखो, चारण परंपरा क्या है, ये एक परंपरा थी, और इस समय जो साहित्य लिखा गया था उसको चारण साहित्य कहा जाता था। इसमें क्या होता था, चारण में आप मेनली ये मान लीजिए कि जो लिखने वाला होता था वो दरबारी होता था।
ठीक है, यानी दरबारी कवि होता था और वो अपने राजा के बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा लिखता था, यानी राजा की बहुत ज़्यादा तारीफ लिखता था। ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है कि आप उसे पढ़ोगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा होता भी होगा इस तरीके से। तो ये चारण परंपरा कही जाती है। तो राजस्थान की एक लेखन परंपरा के रूप में आप इसे देख सकते हो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा और रासो साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, रासो साहित्य, रासो साहित्य में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य का यह रूप एक काव्य रूप में लिखा जाता है, यानी इसमें काव्य रूप, कविता के रूप में इसको लिखा जाता है, जिसमें लेखक जो होता है वो राजा की प्रशंसा करता है। ठीक है, राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी इसमें। चारण साहित्य का विश्लेषण करते समय सावधानी पूर्वक उसका अवलोकन करने की जरूरत है, क्योंकि इनमें जो लिखने वाले हैं वो संरक्षण प्रदान करने वाले राजा की अतिशयोक्ति विवरण देने का प्रबल प्रवृत्ति। कहने का मतलब यह है कि जब हम इन चारण साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से, मतलब इतिहासकारों को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि लिखने वाला कौन है? दरबारी कवि है, और दरबारी कवि को संरक्षण किसने दिया है? राजा ने दिया है। तो राजा के पक्ष में ही हमेशा वो लिखेगा, राजा के खिलाफ तो लिख नहीं सकता, और फिर बढ़ा चढ़ा के लिखेगा ताकि राजा की ख्याति जो है वो बहुत ज़्यादा लगे। इसमें अतिशयोक्ति यानी कि इतना ज़्यादा है कि कुछ यकीन ही नहीं होता, ऐसा भी है। इस काल का प्रसिद्ध साहित्य जो है वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रबरदाई जो था ये पृथ्वीराज का मित्र भी था और उसके दरबार का लेखक भी था, कवि भी था। तो चंद्रबरदाई ने क्या करा? पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखा हुआ है, और ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो कि सत्य प्रतीत भी नहीं होती है। तो इसमें राजपूतों के 4 वंशों की उत्पत्ति जो है अग्नि से मानी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के विचार मिलेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठाओ। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में तारीफ लिखी, ये आपको याद है। इसके बाद इसमें क्या है कि राजपूतों की 4 वंशों की उत्पत्ति के बारे में बता रखा है, और किससे उत्पत्ति हुई है? अग्नि से, याद रखना, अग्नि से मानते हैं। कुल मिलाकर पृथ्वीराज रासो जो है वो 36 राजपूत वंशों का उल्लेख करता है। अगर पूरी पृथ्वीराज रासो को आप पढ़ते हैं तो उसमें 36 जो राजवंश थे, ठीक है, राजपूतों के, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। और एक कश्मीरी कवि था जगनिक, इसने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य लिखा है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो तृतीय थे इसके बारे में जानकारी हमको देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। राजपूत शब्द की परिभाषा, तो अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। देखिए, राजपूत शब्द जो है एक शासक और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जब हम राजपूत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आएगी? शासक। ठीक है, या फिर एक सैन्य वर्ग जो कि योद्धा है, क्षत्रिय है। ठीक है, मूल रूप से ये क्षत्रिय थे। इस शब्द का उपयोग जो है एक विशेष योद्धा वर्ग के लिए किया जाता था, यानी एक लड़ाकू वर्ग, योद्धा वर्ग था ये, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से से उत्पन्न हुआ। और राजपूतों ने अगली कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे अपना जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार था उसको मजबूत किया, और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने क्षेत्र को विस्तारित किया, यानी अपने साम्राज्य को भी बढ़ाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, राजपूत शब्द जो है वो राजपुत्र, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, राजपूत यानी राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। ये एक अपभ्रंश रूप आपको लगता है कि, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप जो है, तो अपभ्रंश का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो देखिए, राजपूत शब्द राजपुत्र यानी कि राजा के पुत्र से संबंधित है, ऐसा लगता है। इसके बाद राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, अर्थात जिसने आक्रमणकारियों से अपनी राज्य या अपनी भूमि जो है उसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी हो। ठीक है, इससे ये भी पता लगता है, यानी राजपूत शब्द से हमें ये भी पता लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा जिसने आक्रमणकारियों से अपनी जो मातृभूमि है उसको बचाने के लिए उसकी रक्षा की हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि राजपूत शब्द का अर्थ एक उच्चतर क्षत्रिय, यानी कि एक बहुत ही ऊंचा क्षत्रिय के रूप में भी जाना जाता है, और इस शब्द का उपयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, यानी किसी विशिष्ट, जो मध्य भारत या फिर जो पश्चिमी भारत में जो रहने वाली जो राजपूत थे, चाहे वो चैमान हो गए, चाहे वो अन्य हो गए, ठीक है, ये सब राजपूत ही हुआ करते थे। तो इनके बारे में जानकारी मिलेगी हमें। जो एक टवर्नियर जो एक विद्वान है, ये क्या कहते हैं इसे समझिए। टवर्नियर कहते हैं कि राजपूत जो है एकमात्र मूर्ति पूजक है, जो बहादुर है, हथियार प्रयोग करने के पेशे से जुड़े हुए हैं। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि ये एकमात्र मूर्ति पूजक है, ये मूर्ति की पूजा करते थे, बहादुर भी थे,
और हथियार प्रयोग करने का पेशा इनका था, यानी हथियारों को यूज़ किया करते थे। तो राजपूत शब्द को लेकर आपको दिखा कि कैसे कैसे मतलब अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कराए। अब क्या है, ये जो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के विचार हैं। एक तो है स्वदेशी सिद्धांत यानी जो भारतीय है, और एक है विदेशी सिद्धांत जो कि अंग्रेज जो इतिहासकार है उन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसको समझिए। सबसे पहले बात करेंगे स्वदेशी की। तो देखिए स्वदेशी क्या कहते हैं कि अग्निकुल सिद्धांत जो है उसमें अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति बताता है। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि चंद्रप्रदाई जो था उसने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था वहां पे भी ये बताया था कि जो ये राजपूत है इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है। ठीक है, तो अग्निकुल सिद्धांत एक है जिसके तहत ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ठीक है, आगे देखो राजस्थानी जो चारण साहित्य है जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर तारीफें लिखी जाती थी, यानी राजस्थानी चारण साहित्य ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में प्रसिद्ध अग्निकुल मिथक का प्रचार किया, यानी अग्निकुल के बारे में प्रचार किया है। पृथ्वीराज रासो में चौहान को अग्नि से जन्मा बताया था जो कि अग्निकुल से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि के बारे में पता लग रहा है। अब एक और कहानी सुनो। जब विश्वामित्र गौतम अगस्त्य और अन्य ऋषि के साथ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे तब वहां राक्षस जो थे वो उनको परेशान करते थे। ठीक है, तो राक्षसों को दंडित करने के लिए जो गुरु वशिष्ठ है इन्होंने 3 योद्धाओं को अग्निकुंड से उत्पन्न करा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी अग्निकुंड से उत्पत्ति माना जा रहा है। और ये जो थे ये प्रतिहार हो गए, चालुक्य हो गए, परमार हो गए। ठीक है, लेकिन जब प्रयास व्यर्थ हो गया, फायदा नहीं हुआ, तो वशिष्ठ ने फिर से पवित्र यज्ञ किया और चौहान नाम के चौथे योद्धा का भी निर्माण किया। यानी एक चौथा योद्धा भी आ गया जो कि चौहान नाम से है। रामायण में एक और प्रचलित कहानी है जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कामधेनु जो गाय थी उसको वापस पाने के लिए विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ योद्धा जैसे शक हो गए, पल्लव हो गए, कंबोज हो गए, ये बनाए। तो ऐसी ऐसी कुछ कहानियां हैं जो कि ज़्यादातर कहानियों में आपको अग्निकुंड से ही इनकी उत्पत्ति देखने को मिलेगी, यानी अग्नि से ही रिलेटेड मिलेंगे। फिर जो परमार हैं, परमारों को इसी तरह का एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था ताकि मतलब राक्षसों से रक्षा की जाए। ये मुख्य रूप से आक्रामक योद्धा थे जो कि युद्ध के, ठीक है, खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे ताकि युद्ध के लिए लड़ सके। आगे देखो, चौहानों ने स्वयं को भगवान कृष्ण के परिवार से संबंधित सोमवंशी होने का दावा करा। अब अभी तक हम अग्निकुंड से रिलेटेड देख रहे थे, अब चौहानों ने क्या कह दिया कि ये भगवान कृष्ण के परिवार से रिलेटेड है, यानी ये सोमवंशी है। ठीक है, लेकिन अन्य जो साक्ष्य हैं वे भगवान राम से जुड़े सौर परिवार से उत्पन्न होने का दावा करते हैं। यानी कुछ अन्य साक्ष्य मिले जहां पे पता लगता है कि नहीं ये कृष्ण नहीं बल्कि भगवान राम के परिवार से रिलेटेड थे। इसके बाद है पृथ्वी विजय हमीर, पृथ्वी विजय हो गया, हमीर महाकाव्य हो गया, सुरजन चरित्र हो गया। ये कुछ कृतियां हैं, कुछ रचनाएं हैं। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, यानी इन रचनाओं को आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा चौहान जो थे वो सूर्यवंशी थे, सूर्य से रिलेटेड थे। रतनपाल की जो सेवड़ी लेख है उससे हमको क्या पता लगता है कि चौहान जो थे वो भगवान इंद्र से उत्पन्न हुए थे। अब आप जितना पढ़ोगे ना, कहने का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विचार है। कोई अग्नि से बोलेगा, कोई कृष्ण का अवतार बताएगा, मतलब उनके वंशज बताएगा, कोई राम का वंशज बताएगा। ठीक है, सभी इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो कोई इंद्र से उत्पन्न बता रहे हैं। सौर मूल के संदर्भ में वे मानते हैं कि पहले सौर राजा जो इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु, ठीक है, इसलिए जिन चौहानों ने इनके समय में पहले जन्म कर ले लिया था, यानी इनसे पहले जन्म ले लिया था, उन्हें सूर्यवंशी नहीं माना जाता है। चौहान लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे और क्षत्रिय इनको माना जाता था, क्षत्रिय जाति से थे। ठीक है, वर्ण से थे। इसके बाद देखो ये तो हो गया हमारा क्या था, जो हमारा स्वदेशी सिद्धांत था। अब बात करेंगे विदेशी, यानी कि जो बाहरी इतिहासकार हैं, जो विदेशी इतिहासकार हैं वो क्या बताते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो कहते हैं कि राजपूत जो है वो कुषाणों के वंशज है, क्योंकि पहले कुषाणों का शासक था। आप पढ़ोगे गुप्त काल, कुषाण वाले समय को पढ़ोगे, गुप्त काल के बाद कुषाण देखोगे, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे, यानी कुषाण इनसे पहले थे। तो ऐसा कहा जाता है कुछ इन अंग्रेजों के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, कि कुषाणों के वंशज है। ठीक है, एक अलग थ्योरी यहाँ पे आ गई। इसके बाद देखो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि राजपूत जो है वो सिथियान मूल के थे। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न समूह में खुद को संगठित करा, यानी कुछ तो इनको बाहरी विदेशी कह देते हैं। समाज का हिस्सा बनने के बाद इन्होंने क्षत्रिय वर्ण को आत्मसात किया, यानी ये बाहरी मूल के थे,
भारत में आए, भारत में रहे, अपने आप को संगठित किया और ये क्षत्रिय वर्ण को इन्होंने, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी भारत में उसमें ये क्षत्रिय में शामिल हो गए और पौराणिक और परंपराओं, ठीक है, पौराणिक जो परंपरा थी उसके सौर और चंद्र परिवारों के साथ इन्होंने अपने वंश को जोड़ा। यानी कोई सूर्य के साथ जोड़ के देख रहा है तो कोई चंद्र के साथ जोड़ के देख रहा है, इस तरीके से उन्होंने अपने वंश को जोड़ा। इनके अनुसार विभिन्न विदेशी जनजातियां आई और समय के साथ खुद को भारतीय बनाया। उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ थे वो राजपूत शासक बने। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल अलग कर दिया, इन्होंने बोला कि भाई विदेशी जनजाति आई थी बहुत सारी देश में और वो भारत में रहे तो भारतीय बन गए, और उन्हीं में से जो सबसे बेहतरीन थे वो राजपूत थे जो कि शासक बन गए, तो इन्होंने फिर से विदेशी बता दिया। कुछ परंपराएं जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया या तोप खाने की पूजा हो गई, इनसे राजपूतों को उन लोगों से जोड़ते हैं जो कि योद्धा के रूप में। देखो अश्वमेध यज्ञ भी योद्धा शासक ही कराते थे, तोप खाने की पूजा वगैरह भी योद्धा ही करते हैं, तो इसलिए इनको योद्धा से जोड़ के देख लिया, यानी ये योद्धा है। तो विदेशी जो है उन्होंने अलग तरीके से बताया। आगे देखें, गुर्जर प्रतिहार जैसे प्रारंभिक जो राजपूत थे इनका संबंध गुर्जर से था जो कि हूणों से आए हुए थे, हूणों से रिलेटेड इनको मानते हैं बाहरी। स्मिथ जो है इन्होंने बताया कि राजपूत जो थे वो निचले दर्जे के क्षत्रिय थे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, बहुत उच्च क्षत्रिय थे जब हम स्वदेशी पढ़ रहे थे, और इन्होंने बता दिया कि निचले दर्जे के क्षत्रिय थे। बाद में सत्ता हासिल करने से राजाओं का दर्जा इनको मिल गया। राजपूत जो है वो मिश्रित नस्ल के थे जिन्होंने बाद में क्षत्रिय का दर्जा हासिल किया, ऐसा अंग्रेज शासक मानते हैं, अंग्रेज जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं, ठीक है। इसके बाद है D.R. भंडारकर। इन्होंने कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर जो प्रारंभिक राजपूत थे, ये जो गुर्जर प्रतिहार आप पढ़ते हो ये सबसे पहले राजपूत थे, ये खजार जनजाति से संबंधित हैं जो कि शक और जो हूण जो बाहर से थे इन, ठीक है, इनके साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। यानी बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने भारी जो जनजातियां आई थी भारत में उनसे रिलेटेड करके बता दिया इसको। विदेशी जनजाति ने स्वदेशी संस्कृति और समाज में खुद को बदल दिया। ये बाहर की जातियां थी, भारत में आई, भारत की संस्कृति को अपनाया और भारत के अनुसार इन्होंने खुद को बदला। भारतीय इतिहास के लिए ये नया नहीं था क्योंकि इससे पहले भी जो लोग आए थे उन्होंने भी भारत के अनुसार अपने आप को बदला था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हाल के परिप्रेक्ष्य में देखो वर्तमान में क्या इसको देखा जाता है। तो अभी के जो दृष्टिकोण है वो अग्निकुल या इन चंद्रवंश की अवधारणा से परे है। यानी अभी की जो विचारधारा है वो इनको अग्निकुल और चंद्रवंश से रिलेटेड नहीं मानती है, ये तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पिछली धारणाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया हो, पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया, एक नया दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है जो कि जिसका अधिक विश्लेषण किया गया है, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा गया है, समझा गया है, इनके सारे सबूतों को देखा गया है, उसके आधार पे इन्होंने क्या करा है, योद्धा समूह में रखा है, ठीक है। यानी ये योद्धा थे और मिश्रित जाति का बताया है जो धीरे धीरे राजपूत के रूप में विकसित हो गए थे। कल्हण ने लिखी है राज तरंगिणी, तो कल्हण की राज तरंगिणी जो है इसमें 36 वंशों यानी 36 कुलों के बारे में बात करते हैं, इसमें डिटेल में बिल्कुल लिखा हुआ है। इन विद्वानों ने एक नया दृष्टिकोण के साथ पौराणिक कथाओं का विश्लेषण किया और उन्हें नए बने राज्यों का राज्य गठन और वैधता की अवधारणा के साथ जोड़कर देखा है। यानी हाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनको अग्निकुंड और चंद्रवंश से ना बताते हुए इनको एक योद्धा के रूप में बताया गया है और एक मिश्रित जाति के रूप में बताया गया है जो धीरे धीरे मतलब राजपूतों के रूप में विकसित हो गए थे, ठीक है, ऐसा कुछ बताया गया है। राजपूत जो थे वो सशस्त्र समूह थे, यानी ये युद्ध वगैरह करते थे, हथियार वगैरह रखते थे, जो युद्ध में भाग लेना चाहते थे और धीरे धीरे ये क्या थे, शासक बन गए थे। पूरी धारणा को एक प्रक्रिया के रूप में अगर हम समझें तो इसे राजपूतीकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है कि धीरे धीरे कैसे कैसे राजपूतीकरण हो गया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है, मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान में वर्तमान जो सांभर क्षेत्र है, यहाँ पे जो शाकंग भरी के साथ चहमान क्षेत्र जो है यहाँ पे इनकी पहचान की जाती है। क्योंकि देखो आप ध्यान से देखोगे तो राजस्थान वगैरह में और मध्य भारत में ही इनका शासन था राजपूतों का। तो अभी के समय में कुछ सबूत मिले हैं जो कि इन चहमान जो थे इनके क्षेत्रों से इनका क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में कृषि विकास और राजपूतों की बस्तियों के बड़े समूह के नियंत्रण के रूप में उभरने की चर्चा है कि यहाँ पे बड़े लेवल पे राजपूत रहा करते थे, जिसके कारण उनकी वृद्धि जो है अभिजात वर्ग के रूप में हुई। अभिजात वर्ग का मतलब है अमीर वर्ग, ठीक है, ये अमीर वर्ग था। और अभिजात का मतलब होता है जिसका समाज में ताकतवर वर्चस्व हो, यानी ताकतवर समूह के रूप में आप इनको मान सकते हैं, ठीक है, इनका वर्चस्व होता था, आप ऐसे देख सकते हैं।
कुलीन आप इनको मान सकते हैं, कुलीन वर्ग के रूप में देख सकते हैं। तो ये है। धीरे धीरे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी गतिशीलता आई, परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे उनके नियंत्रण में भूमि बढ़ती गई, उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अपना शासन जो था वो बढ़ा लिया। ठीक है, अब बात करेंगे उत्तर भारत, जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे राजपूत राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। तो महमूद गजनी की मृत्यु से लेकर मोहम्मद गौरी का जो तराइन युद्ध था, इस अवधि तक उत्तर भारत में अगर कोई बड़ा साम्राज्य देखें तो कोई था ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में जो थे वो राजपूतों का शासन होता था। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत राज्य थे, और इन राजपूतों की एक विशेषता थी कि इनकी आपस में बनती नहीं थी। ये आपस में एक दूसरे से युद्ध करते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाके जयचंद जो था उसने इनका बाहरी लोगों का साथ दिया था। यानी थे तो ये राजपूत ही, लेकिन आपस में इनकी बनती नहीं थी। ठीक है, 11वीं-12वीं शताब्दी में अनिश्चितता, अराजकता, असहमति, ऐसा मतलब जीवन हो गया था। कन्नौज पर महमूद गजनी के आक्रमण के बाद जो प्रतिहार थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, इनका पतन हो गया था, जिससे कई छोटे राज्यों का उदय हुआ और आगे मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद देखो, गहड़वाल जो क्षेत्र है, यहाँ पे शासन कर रहे थे ये, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। लेकिन अब कन्नौज का पुराना वैभव जो था वो खो चुका था। उनकी शक्ति का दूसरा केंद्र वाराणसी बन चुका था। उन्होंने बंगाल के पाल और दिल्ली के तोमर के साथ भी लड़ाई लड़ी है। चौहान राजस्थान में शक्तिशाली होते गए। चौहान लगातार गुजरात के सोलंकी, चालुक्य और मालवा और परमार जो थे, इनके साथ लड़ते रहते थे। ठीक है, तो आप कुल मिला के ये देखो कि छोटे छोटे हिस्सों में इनका राजपूतों का शासन था, लेकिन इनके आपस में नहीं बनती थी, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। इसी की वजह से जो बाहरी थे, चाहे गजनवी हो गया, गौरी हो गया, जो भी थे, उसको फ़ायदा मिल जाता था, क्योंकि ये इनमें फूट होती थी तो वो किसी एक का सहारा लेके इनसे लड़ाई कर लेता था। तो ये था। फिर देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष था, जो कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये मैंने आपको शायद लास्ट यूनिट था उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है। इन तीनों के बीच में आपने देखा था किस तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था, आपस में लड़ते रहते थे। और अब जो ये त्रिपक्षीय था ये बहुपक्षीय हो गया था, यानी और भी कई सारे जो राजपूत थे वो भी आ गए थे इसमें लड़ने। फिर मोहम्मद गौरी ने 1191-92 में तराइन में जो युद्ध पृथ्वीराज से लड़ा था, और 1194 में जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था, जो कि जिसमें जयचंद को पराजित किया था, ये कुछ भारी आक्रमण थे। और ये क्यों हो पाए थे? क्योंकि इस समय में इनके बीच में बिल्कुल भी एकता नहीं थी, इसीलिए बाहरी लोग जो थे, बाहरी गौरी और ये फायदा उठा लेते थे। इन तीन प्रमुख युद्धों ने उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था, और इसके बाद पूरी तरीके से राजपूत जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे। और फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ठीक है, एक नया ही सिस्टम आ जाता है, यानी राजपूतों का शासन यहाँ पे आप मान लीजिए कि बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।